दोस्तों हमने डिसाइड किया कि थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से वीडियोस प्रेजेंट करेंगे। 2025 में हर महीने हम आपको प्रोस्टेट पे एक टॉपिक पे ज़रूर बात करेंगे, ताकि जो भी हमारे चैनल में प्रोस्टेट के पेशेंट्स जुड़े हैं, चाहे वो क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस हो या वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो ओल्ड एज रिलेटेड, सबको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हर महीने मिलते रहे इस टॉपिक के बारे में। तो आज सीरीज़ 1 ऑफ वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिन्स फॉर प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, यानी कि अगर उम्र के साथ साथ आपका प्रोस्टेट बढ़ने लगा है, जिसके चांसेस 50 साल की उम्र में 50% है और 80 साल की उम्र तक 90% पुरुषों को ये प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, तो कौन सी मेडिसिन यूरोलॉजिस्ट द्वारा दी जाती है जिससे सिम्टम्स या लक्षण थोड़े कंट्रोल में आ जाए। मेडिसिन पे जंप करने के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट को हिंदी में गदूद भी कहते हैं। पेशाब की थैली के नीचे एक अखरोट जितना ऑर्गन है ये, शुरुआत में बहुत छोटा 20 ग्राम से भी कम, जिसके बॉडी में मल्टीपल रोल्स है, पर मेन रोल है एक ऐसा फ्लूइड बनाना जो स्पर्म्स को जो टेस्टिस से आएंगे एक मीडियम दे सीमेन के द्वारा बाहर रिजेक्ट होने में, लुब्रिकेशन दे, मीडियम दे, यानी कि ओवरऑल ये फर्टिलिटी में हेल्प करेगा। पर अगर यही ऑर्गन इन्फ्लेम हो जाए, या तो इन्फेक्शन की वजह से या कई सारे नॉन इन्फेक्टिव कारण की वजह से, तो उसे यंग एज में क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। और अगर उम्र के साथ होने वाले हार्मोनल चेंजेस के कारण ये ऑर्गन बढ़ने लगे, जिसके वजह से ये पेशाब के रास्ते को ही दबाने लगे और यूरिन की बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाए ओल्ड एज में, तब इसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में, और कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो इसमें थोड़ी रिलीफ या हेल्प कर सकती हैं। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की दवाइयाँ मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड की जाती हैं। पहले ग्रुप को कहते हैं अल्फा ब्लॉकर्स, जिनका काम है जो भी मसल स्पाज्म है, चाहे पेशाब की थैली की वॉल का या फिर प्रोस्टेट का, उसको थोड़ा रिलीफ करना, ताकि पेशाब का रास्ता थोड़ा खुल जाए और स्ट्रीम बेटर हो जाए। जैसा आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये सिर्फ मसल स्पाज्म रिलीव करता है और पेशाब को खुलने का ज़रिया देता है, जब तक ये दवाई खाई जाएगी सिम्टम्स बेटर होंगे। इसका लॉन्ग टर्म प्रोस्टेट की जो सूजन हो रही है उसको रोकने में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये आपको लॉन्ग टाइम लेनी पड़ेगी दवाई। सेकेंड दवाई है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। देखिए, प्रोस्टेट ओल्ड एज में बढ़ता क्यों है? क्योंकि जो टेस्टोस्टेरॉन है वो धीरे धीरे अरोमेटेज एंजाइम के वजह से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट हो रहा है, DHT। जब हम ये DHT ब्लॉक कर देते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स द्वारा, जो अरोमेटेज इनहिबिटर्स हैं, तो क्योंकि DHT नहीं बन रहा है, प्रोस्टेट की सूजन काफ़ी कम हो जाती है। अच्छे स्टडीज़ में 15 से 20 ग्राम का डिफरेंस भी देखा गया है ओवरऑल प्रोस्टेटिक हेल्थ में, यानी कि प्रोस्टेट थोड़ा श्रिंक हो जाता है। अगेन, इसका 5 अल्फा ब्लॉकर्स की तरह शॉर्ट टर्म रोल नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा, ताकि धीरे धीरे प्रोस्टेट श्रिंक हो और एटलीस्ट जो आगे की ग्रोथ है वो 20 से 40 ग्राम हो चुका है, 60 ग्राम, अब वो और 100 ग्राम की तरफ ना जाए, तो उसके लिए ये लॉन्ग टर्म लेने पड़ेंगे। ये दोनों ही मेडिसिन्स काफ़ी हद तक सेफ़ है, क्लिनिकली प्रूवन है। वर्ल्ड ओवर सारे यूरोलॉजिस्ट इनको अलग अलग ड्रग्स के नाम से देते हैं, चाहे वो टैमसुलोसिन डी हो, रैपिलिव डी हो, ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें ये दोनों मेडिसिन्स ही हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, स्पेशली 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स जब लॉन्ग टर्म लिया जाए, कभी कभी सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी, ये सब कॉज कर सकते हैं। कुछ पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे हेयर ग्रोथ, जिसके लिए DHT ब्लॉकर्स आज हेयर लॉस या मेल पैटर्न बैडनेस में भी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का रोल है फॉलिकल मिनिचराइजेशन और शेडिंग में, जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। तो ये सेम मेडिसिन अगर किसी को बॉल्डनेस है, टकलापन है, गंजापन है, उसमें भी यूज़ होती है, स्पेशली अगर मेल पैटर्न हार्मोनल बॉल्डनेस है तो। एनीवेज, पॉइंट ये है कि ये 2 मेडिसिन है आज के तारीख में। जैसा आप देख पा रहे हो, ये मेडिसिन लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है। जब तक मेडिसिन लिया जाता है आराम आता है, जैसे ही मेडिसिन बंद की जाती है सिम्टम्स वापस शुरू हो जाते हैं। पेशाब की धार में तो पहले ही प्रॉब्लम हो जाएगी, पर प्रोस्टेट की ग्रोथ भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। कई बार ये मेडिसिन से ब्रेक देना पड़ता है, ताकि आपको थोड़ा सा ऑफ पीरियड्स मिले और जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उसकी टेंडेंसी कम हो जाए। लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़े प्रोस्टेट में ये शायद ना काम करे। 120 ग्राम के प्रोस्टेट को आप 100 ग्राम भी पहुंचा दो दवाई से, तो शायद बहुत ज़्यादा रिलीफ ना मिले। इसलिए जब दवाई या मेडिसिन फेल हो जाती है, तब हमें शिफ्ट होना पड़ता है सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ। ट्रेडिशनल सर्जरी सबसे स्टैंडर्ड थी TURP, जिसमें पेशाब के रास्ते जाके प्रोस्टेट को छील दिया जाता है। अब उसके बहुत सारे धीरे धीरे नॉवेल ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं। होलेप, यानी कि होल्मियम लेजर द्वारा छील दो वही प्रोस्टेट को, रादर देन औजारों के छीलने से। यूरोलिफ्ट, मिस्ट, रेजम, इतने सारे नए नए ऑप्शंस आते जा रहे हैं, जिसमें या तो स्टेपलर द्वारा प्रोस्टेट को श्रिंक कर दिया जाता है, या फिर वाटर वेपर या
एब्लेशन टेक्निक्स द्वारा उसको जला दिया जाता है या वेपराइज कर दिया जाता है प्रोस्टेट के एक मेजर हिस्से को। ये सारे नए नए टेक्नोलॉजीज़ हैं मेन सर्जरी, कन्वेंशनल सर्जरी, TURP के साइड इफ़ेक्ट्स कम करने के लिए। पर अब वीडियो अंत करने के लिए मैं एक छोटा सा टेक्निक इंट्रोड्यूस करूँगा जो बहुत ही मिराकुलस है। इसे कहते हैं प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसमें आपको कोई पैंट उतारने की ज़रूरत नहीं है, आपके पेशाब के रास्ते बिल्कुल नहीं जाएंगे औजार लेके। हम आपके हथेली में एक छोटी सी तार ले जाके एंजियोग्राफी वायर प्रोस्टेट की नसों में चले जाएंगे। इसको कहते हैं प्रोस्टेटिक एंजियोग्राफी। जिस तरह कार्डियोलॉजिस्ट कोरोनरी या हार्ट एंजियोग्राफी करते हैं, हम प्रोस्टेट की एंजियोग्राफी करते हैं। उसमें जाकर हम कुछ ऐसा पाउडर या केमिकल्स डालेंगे जिससे प्रोस्टेट का फ्लो बंद हो जाएगा, प्रोस्टेट में काफ़ी सारा एरिया डेड हो जाएगा और प्रोस्टेट श्रिंक होने लगेगा। बहुत सारे एडवांटेजेस है इसके यूरोलॉजिकल सर्जरीज़ पे। डे केयर या OPD बेस्ड प्रोसीजर है, 3 घंटे में प्रोसीजर के बाद आप घर जा सकते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, कोई बेहोशी के एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ब्लड थिनर्स चल रहे हैं, उस उम्र में कई पेशेंट्स को चलते हैं, बंद करने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ साथ ये किया जा सकता है। अनलाइक सर्जरी कंप्लीटली स्कारलेस थेरेपी है, कोई स्कार की संभावना नहीं, कोई यूरेथ्रल प्रॉब्लम्स की संभावना नहीं कि पेशेंट को सेक्सुअल डिसफंक्शन हो, जैसे TURP में कभी कभी होता है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो। ये सारे सेक्सुअल या यूरिन रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर तो दूर दूर तक नहीं, क्योंकि यूरेथ्रा या पेशाब के पाइप के द्वारा जा ही नहीं रहे, सब कुछ हथेली में एंजियोग्राफी द्वारा हो गया है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में थाई से भी कर सकते हैं, ब्लड वेसल से, एक ही बात है। पॉइंट ये है, सेम डे डिस्चार्ज, जैसा बात की 3 घंटे में आप घर जा सकते हो और कोई रिकवरी पीरियड नहीं। आप सेम इवनिंग से अपना रेगुलर वॉक, काम, ऑफिस सब कंटिन्यू कर सकते हो। तो इतना मिनिमली इन्वेजिव और आधुनिक इंटरवेंशन है ये। सो अगर आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, माइल्ड डिग्री है शुरुआत में, तो जिसे हम ऑनलाइन IPSS कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी तकलीफ है और क्या क्या तकलीफ है, तब आपको ऑफकोर्स यूरोलॉजिस्ट से मिलकर दवाई का ऑप्शन, लाइफस्टाइल चेंजेस का ऑप्शन एक्सप्लोर करना है। पर अगर ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एक ऐसा साइज़ रीच हो गया है जहाँ दवाइयों से आराम नहीं आ रहा है या दवाई से साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं या फॉर सम रीज़न आप बिल्कुल दवाई के अगेंस्ट हो, दवाई नहीं लेना चाहते हो, तब आप एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले, ताकि यूरोलॉजिस्ट ने जो सर्जिकल ऑप्शंस दिए हैं उसके अलावा आप प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ये नॉवेल टेक्निक ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो आई होप इस वीडियो से बहुत हेल्प मिला। अगले वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे BPH के कुछ और पहलुओं की। तब तक सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।